Hello everyone, welcome to Knowledge Hub class 9th and 10th. Today we are going to start chapter 1 of class 9th. So without further ado, let's get started the chapter. So I welcome you again in this platform Knowledge Hub class 9th and 10th. Today we are going to start chapter 1 जिसका नाम है Matter in Our Surrounding. बहुत ही कैजुअली पढ़ेंगे. The all I need is बस फोकस से आप लोगों को सुनना है. ये पूरा वन शॉट होगा कंप्लीट. इसके बाद आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी. बस एक बार रैपिड रिवीजन आप कर लीजिएगा. सो लेट्स बिगिन. सो चैप्टर का नाम जैसे है मैटर इन आवर सराउंडिंग. नाम से आपको क्या समझ आ रहा है? नाम से समझ आ रहा है कि मैटर इन आवर सराउंडिंग मतलब हमारे आसपास में क्या मैटर है. अब देखो, मैटर ये वो वाला मैटर नहीं है जो मतलब आप स्कूल में करते हो. ये वो मैटर नहीं है. मैटर मतलब कि मैटर को हम एक तरह से ये बोल सकते हैं कि जो भी चीज़ स्पेस को ऑक्यूपाई करता है और उसका कुछ मास होता है उसको हम मैटर बोलते हैं. पूरे चैप्टर को हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो साथ में आप एनसीईआरटी लेके बैठना. तो एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज को अगर हम देखें तो उसमें 5 बेसिक एलिमेंट्स की बात हुई है. तो 5 बेसिक एलिमेंट्स में आप कुछ एलिमेंट्स के बारे में उनमें पढ़ना नहीं है. जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दो चैप्टर. तो दैट इज़ स्काई, वाटर, fire, earth and air. These are the 5 basic elements जिनको हम पंचतंत्र भी बोलते हैं. सॉरी माई मिस्टेक. पंच तत्व बोलते हैं. क्या बोलते हैं? पंच तत्व. तो चैप्टर की शुरुआत होती है फिज़िकल नेचर ऑफ मैटर. अब देखो, मैटर मैंने आपको बता दिया, एनीथिंग विच हैव स्पेस एंड ऑक्यूपाई सम मास, ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास को हम मैटर बोलते हैं. सो सिंपल. लेकिन अब हम पूछे कि फ़िज़िकल नेचर क्या है उस मैटर का, तो उसका नेचर है मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल. मतलब छोटे छोटे ऐसे पार्टिकल्स होंगे और वो कुछ एक मैटर बनाएंगे. एक मैटर के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे. इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि ये पार्टिकल्स कितने स्मॉल होते हैं. अब देखो, अगर हम मैं आपसे पूछूं कि एक चीनी का दाना लो, है ना, क्रिस्टल ऑफ शुगर. तो चीनी के दाने को आप अगर हाथ में लेके जूम तरीके से अपने नैक टाइप से देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि उसकी क्यूबॉइडल या रेक्टेंगुलर कुछ ऐसी शेप है. तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर कुछ बहुत ज़्यादा स्मॉल, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं. एटम से छोटे नहीं होते बट स्टिल हो भी सकते हैं कुछ केसेस में. अब अगर हम नेक्स्ट पेज पे आए तो नेक्स्ट पेज पे एक इम्पॉर्टेंट हेडिंग शुरू होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं. तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. अब देखो, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं हमें पता चल गया कि वो बहुत छोटे हैं, लेकिन उनके क्या मतलब एक तरह से फंक्शन नहीं कह सकते, लेकिन क्या उनकी अपीयरेंस है, क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके बारे में अब आप लोग ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. 3 मार्कर में या 2 मार्कर में आ जाता है. तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, POM मतलब पार्टिकल्स ऑफ मैटर. तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर के पास कुछ स्पेस होता है. अब देखो, अगर आप एक ग्लास वाटर लो, तो अगर आप वाटर है आपके पास, अगर आप उसमें शुगर ऐड करोगे तो वो शुगर डिज़ोल्व हो जाएगी. क्यों डिज़ोल्व हो जाएगी? क्योंकि उनके बीच में जो पार्टिकल्स है वाटर के, उनके बीच में कुछ स्पेस है. जो स्पेस है वो शुगर ने ऑक्यूपाई कर लिया, तो वो स्पेस फिल हो गया. मतलब कि जो पार्टिकल्स थे उनके बीच में स्पेस था, इसलिए वो शुगर डिज़ोल्व हो गया. अब आता है सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स. सेकेंड ये है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं वो मूव करते रहते हैं. अब आपने देखा होगा कि मतलब अगर आप ऐसे स्पून लेके उसे ऐसे ऐसे स्टेयर करोगे, मतलब घुमाओगे. स्टेयर देखना मतलब नहीं है, मतलब है उसे घुमाओगे. अगर आप स्पून से उसको घुमाओगे कंटिन्यूसली तो पार्टिकल्स मूव करते रहेंगे. हाँ, कुछ देर बाद स्टॉप हो जाएंगे, लेकिन देखो अगर हवा चल रही है हमारे आसपास तो वो मूव कर रहे हैं ना, एयर के पार्टिकल. ये मतलब हुआ. अब आया थर्ड पॉइंट ये है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. अब देखो, जैसे आपने पढ़ा होगा कि सेम साइड रिपेल करती है. सेम साइड जो होती है वो रिपेल करेगी, लेकिन जो ऑपोजिट साइड या अलग होगी वो अट्रैक्ट करेगी. अब ऐसे ही पार्टिकल ऑफ मैटर की थर्ड प्रॉपर्टी है कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब कि झुंड में आने के लिए रेडी होता है. ये बात है उनकी. उसके बाद ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स याद कर लीजिए. स्पेस बिटवीन देम, कंटिन्यूसली मूविंग और अट्रैक्ट ईच अदर. बस जैसे कि आपने देखा भी होगा, एक डांस होता है
जिसमें कि लेडीज़ जो होती है वो डांस, मैं उसका नाम आपको अभी बताती हूँ। उसमें इंडो मिश्री करके कुछ डांस होता है। लेट मी शो यू द पिक्चर। ये एक डांस होता है जिसमें एक ग्रुप ना अपने एक दूसरे के हैंड को होल्ड करते हैं, चेन बना के डांस करते हैं। अब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स तो पढ़ ली, उसके बाद आता है स्टेट्स ऑफ मैटर, मतलब मैटर किस किस स्टेट में प्रेजेंट होता है। तो हमें पता है कि मैटर 3 स्टेट में प्रेजेंट होता है। अब आप बोलोगे कि ये LSG क्या लिखा है, लखनऊ सुपर जायंट्स, लेकिन क्रिकेट फैंस रुको। LSG का मतलब होता है लिक्विड सॉलिड गैस, जिसको हम बेसिकली सॉलिड लिक्विड गैस से ज़्यादा प्रेफर करते हैं बोलना। तो सबसे पहले आता है स्टेट ऑफ मैटर में सॉलिड। सॉलिड जो है, सॉलिड का अगर आप एग्जांपल लो कि कोई वुड है या फिर कुछ भी है जो मतलब आप फील कर सकते हो ना सॉलिड को, तो कि हार्ड है या फिर कैसा है, तो मतलब कुछ भी अगर हार्ड चीज़ है उसको देख के आप बता सकते हो कि उसकी जो शेप है वो डेफिनेट है, मतलब कि उसकी शेप को आप चेंज नहीं कर सकते। और वॉल्यूम है वो भी फिक्स है। अब देखो आपके पास यही मान लो ये सॉलिड है, आप ये बोल दो कि इसमें 2 किलो चीनी मिक्स कर दो, ये पॉसिबल नहीं है। या फिर आप बोलो इसमें मतलब और कुछ भी ऐड कर दो, तो ऐड नहीं हो सकता, अब इसमें कुछ मिक्स नहीं हो सकता। इसकी वॉल्यूम और शेप दोनों की दोनों फिक्स है या फिर डेफिनेट है। और देखो आप इसको कंप्रेस कर सकते हो नहीं, बिकॉज इट्स सॉलिड, तो इसको कंप्रेस भी नहीं कर सकते, तो नेग्लिजिबल कंप्रेस है। और उसके बाद आता है इस सॉलिड्स के पास जो है टेंडेंसी होती है अपनी शेप को मेंटेन रखने की। अब देखो अगर आप कोई फोर्स लगा रहे हो उस पर, बहुत फोर्स लगा रहे हो, तो ये अपनी शेप को चेंज नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास ये टेंडेंसी है। टेंडेंसी को आप एक तरह से बोल सकते हो क्षमता या फिर कैपेबिलिटी है ये इसकी, कि ये अपनी शेप को चेंज नहीं करेगा भले ही आउटसाइड कितनी भी फोर्स इस पर लग जाए। नेक्स्ट है हमारे पास लिक्विड। लिक्विड की कोई भी फिक्स शेप नहीं होती। जैसे कि वाटर, अगर कोई कंटेनर है उसमें वाटर है, तो अगर वो कंटेनर बाउल है तो वो बाउल की शेप ले लेगा। वो ग्लास है या फिर ट्यूब है, कुछ भी है, वो उसकी शेप ले लेगा। तो इसका मतलब है कि लिक्विड की कोई भी फिक्स शेप नहीं होती, वो कंटेनर की शेप ले लेता है। मतलब जिस टाइप का आपका कंटेनर होगा वो वैसी ही शेप ले लेगा। उसके बाद कोई भी फिक्स्ड वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो उसकी तरह सॉलिड अभी हमने पढ़ा, तो सॉलिड की तरह लिक्विड की भी फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। मतलब कि आप अगर और कुछ ऐड करोगे वो ऐड हो जाएगा, वॉल्यूम थोड़ी बहुत अप डाउन होगी बट फिक्स होती है। उसके बाद ये जो है फ़्लो कर सकता है और अपनी शेप को चेंज कर सकता है। अब देखो पानी है, हमें पता है पानी को अगर हम फ्लोर पे गिरा दें तो वो फ़्लो होगा, मतलब कि बह जाएगा। तो पानी फ़्लो हो सकता है और अपनी शेप को बदल सकता है, तो इसलिए हम पानी को रिजिड ना कह के फ्लूइड कहते हैं। रिजिड मतलब सॉलिड जो होते हैं हार्ड टाइप के, तो इसलिए हम सॉलिड को रिजिड ना कह के फ्लूइड कहते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास गैशियस। गैशियस जो होते हैं हाईली कंप्रेसिबल होते हैं और ये डिफ्यूज़ जल्दी हो जाते हैं। कंप्रेसिबल कैसे होता है, आपने बलून को देखो, बलून को कंप्रेस करते हो जाता है कंप्रेस, कुछ देर बाद ब्लास्ट हो जाता है बट स्टिल कंप्रेस तो हो जाता है। एक स्माइल टाइप की बॉल आपके पास आएगी, मतलब आती है मार्केट में, आएगी क्या, तो मार्केट में वो जो बॉल आती है वो ऐसे स्पंज टाइप, स्पंज भी जो होता है सॉलिड की प्रॉपर्टी भी शो करता है बट स्टिल अपनी वापस शेप में आ जाता है, तो उसको सॉलिड का मानते हैं। उसके बाद गैसेस हाईली कंप्रेसिबल होते हैं और जल्दी से डिफ्यूज़ हो जाते हैं। डिफ्यूज़ मतलब कि अब आप पूछोगे कि हाँ आपने तो बोल दिया डिफ्यूज़ हो जाते हैं, तो डिफ्यूज़न होता क्या है। अब देखो डिफ्यूज़न की बात करें तो डिफ्यूज़ का मतलब जैसे अगर आप परफ्यूम ले लो, अगर आप परफ्यूम लगाते हो तो वो सबको, या फिर कुछ खाना बनाते हो उसकी स्मेल पूरे घर वालों को भी, इनफैक्ट नेबर में भी चली जाती है। तो इसका क्या मतलब है, वो गैसियस स्टेट में था और डिफ्यूज़ हो गया, मतलब कि आसपास में भी फैल गया। उसके बाद ये हिट करते हैं एक दूसरे को भी और वॉल्स ऑफ कंटेनर को भी, इसलिए कंटेनर की वॉल पे ऐसे गैसेस जो होते हैं वो प्रेशर बनाते हैं। इसलिए सॉलिड लिक्विड आई होप आपको सॉलिड लिक्विड और गैसेस के स्टेट्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझ आया होगा। एक पिक्चर देखिए उससे बहुत अच्छे से समझ आएगा।
ये एनसीईआरटी की पिक्चर है। एनसीईआरटी में क्लियरली दिया हुआ है कि मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैशियस में क्या डिफरेंस होता है। आप देख रहे हो कितना कम स्पेस है सॉलिड में, लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा हो गया और गैशियस में तो पूरा ही स्पेस खा लिया है। तो अब आपने बोला या फिर आपके दिमाग में आइडिया आया, क्या मैटर अपनी स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं? मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से फिर सॉलिड, फिर लिक्विड, मतलब बहुत सारे स्टेट्स होते हैं, उनको चेंज कर सकते हैं। सो माई आंसर इज़ बिग वाला यस। यस, इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। ये इतना इम्पॉर्टेंट है जितना कि मैंने अभी बताया था ना पार्टिकल्स ऑफ मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके साथ साथ ये भी याद कर लेना। तो इसमें देखो, पहला हम देखें तो सॉलिड से लिक्विड। तो सॉलिड से लिक्विड मतलब आप आइस को फ्रिज से निकाल के बाहर रख दो तो क्या हो जाएगा, आइस मेल्ट हो जाएगी। तो आप या तो मेल्टिंग लिख सकते हो या फ्यूजन लिख सकते हो। उसके बाद लिक्विड से गैस। तो लिक्विड से गैस, अब देखो पानी आ गया, आपने उसको गर्म कर दिया तो इवेपोरेशन हो गया, या फिर खाली वेपराइजेशन भी लिख लो, जो आपको याद रहे आप वो लिख सकते हो। उसके बाद अब आप कहोगे कि चलो सॉलिड से लिक्विड हो गया, लिक्विड से गैस हो गया, अब क्या हम पानी को वापस से ठंड मतलब बर्फ़ बना सकते हैं? तो ऑफ कोर्स पानी को फ्रीज़र में रख दो तो क्या हो जाएगा, वो फ्रीज़ हो जाएगा। तो या तो फ्रीजिंग लिख दो या फिर सॉलिडिफिकेशन लिख दो। उसके बाद लिक्विड से गैस तो हो गया इवेपोरेशन या फिर वेपराइजेशन। अब क्या गैस से वापस लिक्विड हो सकता है? अब देखो पानी गर्म हो रहा है, उसके ऊपर आपने प्लेट रख दी तो उस प्लेट के ऊपर भी कुछ पानी पानी हो जाता है, तो उसको कहते हैं कंडेंसेशन। अब आगे ये सब कन्वर्जन तो हमने पढ़ लिया, लेकिन क्या हम सॉलिड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। कैंपर होता है कपूर, तो अगर कपूर को आप जला देते हो तो वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाती है। तो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट मतलब वो सब्लाइम हो गई, मतलब सब्लिमेशन का प्रोसेस होता है। उसके बाद गैस से अगर वापस सॉलिड में जाना है, जैसे कि इसका एग्ज़ाम्पल, तो गैस से अगर सॉलिड में जाना है वो डिपोजिशन कहलाएगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। अभी एक कन्वर्जन बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो नोट डाल के आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं या फिर याद रख सकते हैं। तो अगर हमें डिग्री को केल्विन में कन्वर्ट करना है, मतलब कि डिग्री सेल्सियस में हमारे पास कुछ है, ज़ीरो नहीं कुछ भी हो सकता है, डिग्री सेल्सियस में अगर है तो उसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए आपको 273 से मतलब जो भी है उसमें 273 ऐड कर देना। मतलब कि डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू केल्विन करने के लिए बॉक्स प्लस 273 कर देना। बॉक्स में क्या आएगा, जो यहाँ वैल्यू दी होगी। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जा रहे हैं तो ऐड कर देंगे, और केल्विन से डिग्री सेल्सियस में जा रहे हैं तो माइनस कर देंगे। अब क्या माइनस करना है, 273 ही ऐड करना है, माइनस करना है। इसको सिंप्लीफाई या फिर और अच्छे से समझने के लिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 9 में है। तो उसमें क्वेश्चन में है कि कन्वर्ट दिस टेम्परेचर्स टू डिग्री सेल्सियस, मतलब डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। अब हमने क्या पढ़ा कि डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट? एग्जैक्टली सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो पहला क्वेश्चन है 300 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बना दो, मतलब कि 300 में से 273 को माइनस कर दो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इट्स बहुत सिंपल है, सही में बहुत सिंपल है। तो ये हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। एक बार चेक कर लेना आंसर। आई मस्ट से कि आपको ये 4 पार्ट तो कर ही लेने चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज़ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन तो हमने अभी अभी पढ़ा कि अगर हम पानी को हीट करेंगे तो वेपर्स निकलेंगे, तो वेपर्स निकलने को हम वेपराइजेशन या फिर इवेपोरेशन कहते हैं। अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट ये है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि इवेपोरेशन को, मतलब कि इवेपोरेशन के टाइम पे जो ऑब्ज़र्व किए जाते हैं। तो वो फैक्टर्स हैं, पहला फैक्टर, अगर हम सरफेस एरिया को बढ़ा दें, मतलब कि जैसे कि कोई भी छोटा सा बाउल था, अगर हम बड़ा बाउल ले लें तो इवेपोरेशन जल्दी होगी, है ना। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें, मतलब पहले हम बहुत स्लो हीट दे रहे थे,
मान लो कैंडल से हीट दे रहे थे, फिर हमने स्टोव से हीट दी, मतलब गैस से हीट दी, तो वो बढ़ गई है, मतलब इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, सरफेस एरिया बढ़ाना होगा। तो पहला हो गया सरफेस एरिया, दूसरा हो गया टेम्परेचर, एंड द थर्ड इन, अगर इवेपोरेशन हो रही है तो ह्यूमिडिटी कम होगी। और इवेपोरेशन से क्या, अगर विंड स्पीड बहुत तेज़ है, मतलब हवा चल रही है, आपने कपड़े सुखा रखे हैं तो कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। तो इवेपोरेशन होने के लिए सरफेस एरिया ज़्यादा चाहिए, 4 चीज़ें याद रखनी, सरफेस एरिया ज़्यादा चाहिए, टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए, ह्यूमिडिटी कम चाहिए, और जो है हमारे पास अगला, विंड स्पीड जो है वो भी काफ़ी तेज़ चाहिए। ये ड्राइंग पे मत जाना। आज का होमवर्क क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड वीडियो को देखने के बाद आप लोग एक बार इंटेक्स क्वेश्चन को करके देखना, हो रहे हैं तो ठीक है, वरना लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो बताइए किस चैप्टर और किस सब्जेक्ट पे चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।